हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के 1 मार्क्स वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट है, यानी इससे पहले 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हम 2020 यानी टोटल 40 क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। इस लेक्चर को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी लेक्चर अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, read the following statement carefully. Statement 1. The average between total consumption expenditure and total income at the given level of income is called APC. अब आपको पता होना चाहिए average propensity to consume का फॉर्मूला क्या होता है, total consumption over total income। तो क्या इस स्टेटमेंट में हमें यही कहा गया है? Obviously yes, average यानी रेशो बिटवीन total consumption expenditure एंड टोटल इनकम। तो पहली स्टेटमेंट इस फॉर्मूला को जस्टिफाई कर रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2, एपीसी डज नॉट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनकम विद इट्स कंजम्पशन विच इज कंज्यूम्ड। यानी एपीसी हमें यह शो नहीं करती कि हमने हमारी टोटल इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम किया है, तो ये तो फॉल्स है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें यही शो करती है कि हमने हमारी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर कह रहे हैं कि ज्यादा लिमिटेशंस ना लगाते हुए हम ऑन एंड ऑन ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस नहीं आती। तो सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट सच अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड। यानी अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में इन्वॉल्व की जाती है। फर्स्ट इज बोरोइंग इन इंडियन रुपीज एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो ये बोरो करना ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में किस नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में हम बेसिकली ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो एक इकोनॉमी की एसेट या लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। बोरोइंग एसेट्स और लायबिलिटीज में ही आता है, तो ये तो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। दूसरी तरफ करंट अकाउंट में हम 2 पार्ट्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं। सेकंड है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें गुड्स इसमें सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं। और इसी में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ मनी भी आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ मनी के रिगार्डिंग अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो वो करेक्ट होगा। सेकंड हमारे पास है रिमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस रिजाइडिंग अब्रोड। फॉरेन में रहने वाले लोग ट्रांसफर कर रहे हैं मनी का, तो यही तो इसका करेक्ट आंसर है। रिमिटेंस यानी ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस रिजाइडिंग अब्रोड, तो ये करंट अकाउंट में आता है। नेक्स्ट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट है यानी कि एसेट को इफेक्ट करेगा, तो ये करंट का नहीं कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, मतलब मनी की सप्लाई में हम किसको काउंट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मनी मेजरमेंट को
मेजर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं, M1, M2, M3, M4। तो अगर कुछ नहीं बताया तो हमें नॉर्मली M1 मेथड के अकॉर्डिंग ही ये बताना होता है और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस और इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ऐसा पैसा जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है और जिसको आप कभी भी डिमांड करने पे विड्रॉ करवा सकते हो, तो वो भी मनी सप्लाई में काउंट किया जाता है। तो जो पैसा पब्लिक के पास है प्लस जो बैंक में है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व बट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज क्रेडिटेड एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज डेबिटेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा आएगा, हमारी इनकम है, इनकम को प्लस ही किया जाता है यानी क्रेडिट ही किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम कुछ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करना मतलब फॉरेन कंट्री से सामान मंगवाना, तो उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी और पेमेंट मतलब एक्सपेंसेस जिसको हम माइनस करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल द टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इज नोन एज इनविजिबल आइटम्स। तो ये फॉल्स है। अगर फिजिबल आइटम्स को, जिनको देखा जा सकता है, उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इनविजिबल थोड़ी होती हैं, वो तो विजिबल आइटम्स में आती है ना, अभी मैंने बताया था। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें भी स्टेटमेंट है, जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल्स टू जीएनपी व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 0। अब देखो यहां पर हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमें यहां पर कह रहे हैं कि जीएनपी और जीडीपी इक्वल होगी कब? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 है। तो आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन रूल आपको आने चाहिए। कन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग यहां पर ग्रॉस है, यहां पर भी ग्रॉस है, तो कोई फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। यहां पर नेशनल है, यहां पर डोमेस्टिक है, सो डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे ताकि ये हमारा क्या बन जाए? नेशनल इनकम बन जाए। अच्छा, यहां पर मान लो, सपोज कर लो ये हमारी 100 है, ये भी 100 तभी होगी ना जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 होगा। तो ये करेक्ट है। अगर फॉरेन से हमारा कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है और उनका नेट इफेक्ट 0 है, जितना इंपोर्ट किया उतना ही एक्सपोर्ट किया, इसलिए बैलेंस 0 आ रहा है, तो इस सिचुएशन में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूस की गई हैं विद इन द ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ग्रॉस का मतलब है इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन, डी का मतलब है डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अब एग्जाम में आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रैक्टिकल आप रफ वर्क थोड़ा करके देख लेना, हड़बड़ी में आंसर मत करना। अच्छा, अब फिफ्थ क्वेश्चन में ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन की ऑप्शन में हमें कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। फर्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज कोमा इनकम, तो ये सही नहीं लग रही है। गुड्स एंड सर्विसेज इनकम, आपको उस चीज को सिलेक्ट करना है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों के पॉइंट्स रिफ्लेक्ट किए जाए। इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये तो एक ही बात हो गई, ये दोनों ही गलत हैं। फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हमें ठीक लग रहा है। रीजन बीइंग, फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर, किनको? फर्म्स को। जबकि गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? फर्म, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट की गई है। अब ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पर केस रिवर्स कर दिया गया। पहले फैक्टर सर्विसेज दी जाएंगी फर्म को, तभी तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, और जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी
तभी तो हाउस होल्ड सेक्टर उनको परचेज कर पाएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगी। द वैल्यू ऑफ एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हेन एमपीएस इज जीरो इज, आपको पता होना चाहिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की समेशन 1 होती है। इन्होंने कहा कि अगर ये 0 होगी तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली 1 ही आएगी ना। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। ऐसे ही एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। आपके पास इनकम नहीं है, कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंजम्पशन तो करते हो ना, चाहे लोन लेकर ही आपको कंजम्पशन क्यों ना करनी पड़े। तो कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। और जीरो लेवल की इनकम जब हो फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, लेट्स से 30, तो ये कौन सी कंजम्पशन कहलाती है? ऑटोनमस कंजम्पशन, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोनमस कंजम्पशन मींस जब हम किसी से उधार लेके गुजारा चला रहे हैं, जब हमारी इनकम हमारे पास जीरो है। सो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज देयर, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नॉन एज ऑटोनमस कंजम्पशन। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिटर। अब आपको पता है ओवरऑल 2 पार्ट्स में क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक्स को डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो कौन सी क्वांटिटेटिव है? बैंक रेट, यस। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, यस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड, इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड। मोरल वैल्यूज, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सब क्वालिटेटिव टर्म्स में आते हैं। तो 1, 2 एंड 3 जिसमें है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी कंट्री इन लैक्स, ईयर 2016 एंड 19. What will be the amount of export of goods in 2016 and 19? अच्छा, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला तो आता ही होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो पहले 2016 का करते हैं। 2016 में आपको ट्रेड बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में दिया हुआ है। एक्सपोर्ट आपने कैलकुलेट करना है, इंपोर्ट 1600 है, तो इसको सॉल्व करो, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 1600 इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, इतना तो पता ही है। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 600। तो 600 कहां पर है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है, फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको करनी है तो आप 2019 की भी कैलकुलेशन इसी तरह करोगे और आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन में ना आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है, एक इमेजिनरी फिगर है, इसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट विद ओवरऑल बैलेंस, सरप्लस है या डेफिसिट है, ये सारा बताना है। अब यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी आएगा प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी आएगा, और अगर कोई एरर्स हैं, कोई फाइनल अकाउंट सेटलमेंट्स हैं तो वो भी इसमें आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में 2 चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो पहले हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। एक्सपोर्ट 3,50,000 माइनस इंपोर्ट 5 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव में 1,50,000। ऐसे ही दूसरी चीज जो हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं वो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इन दोनों का हम डिफरेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, 1,75,000 माइनस 1,95,000, तो ये भी नेगेटिव में आएगा 20,000। तो टोटल ओवरऑल हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 1,50,000 और 20,000, ये प्लस होके हो जाएगा माइनस में 170। अब हमें चाहिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव है 45,000,
प्लस 60,000। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 45,000 प्लस 60,000 माइनस 175, सॉरी 170, तो ये आएगा 65, नेगेटिव 65 डेफिसिट। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है 65,000 और ये है क्या, डेफिसिट, क्योंकि नेगेटिव में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन, एजर्शन एंड रीजन बेस्ड है। एजर्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। फॉल्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव भी होती है कई बार। अभी मैंने आपको बताया ना, इनकम चाहे ना हो, इनकम चाहे आपकी 0 हो, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हो ना, तो उस कंजम्पशन लेवल पर जब आपकी इनकम 0 है तो सेविंग्स आपकी नेगेटिव होती हैं। और क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं, इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी नेगेटिव हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, एजर्शन इज फॉल्स। जब एजर्शन ही आपका फॉल्स है तो ऑलवेज आपका आंसर यही आएगा। एजर्शन ही जब फॉल्स है तो रीजन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम रीजन देखते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी। यस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक होती है। डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी, सेविंग्स ज्यादा करोगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती जाएगी। 10th, there are two important concepts of propensity to consume, the one being average propensity to consume and the other marginal propensity to consume। ट्रू है, कंजम्पशन फंक्शन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। बिल्कुल सही, ट्रू। दे शुड बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फॉर दे आर इक्वल इन सम केसेस बट डिफरेंट इन अदर्स। तो ये भी ट्रू है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना यानी डिफरेंशिएशन करना इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार ये इक्वल आ जाते हैं। सो ये भी ट्रू है। क्या दोनों के बीच में एक्सप्लेनेशन है? यस, दोनों के बीच में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन बी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज डिपेंडेंट ऑन। ऑब्वियसली ब्रिटिश जब इंडिया में थे, ब्रिटिशर्स जब थे, कॉलोनियल रूल जब था, तब ज्यादातर जनता खेती बाड़ी ही करती थी। और इसका एग्जैक्ट अगर हम अप्रोप्रिएट वैल्यू की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस ये 85% था, मतलब 85% पॉपुलेशन खेती बाड़ी एग्रीकल्चर करती थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये 72% था, यानी 1947 के नियर अबाउट। और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होते हुए अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी 40 से 45% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर करती है। तो अभी भी मेजॉरिटी पोर्शन एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, जिसमें आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगी। डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। इंडिया में ऐसी क्या चीज लेकर आई गई थी जिससे सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट हुआ था? ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन। ये कब आई थी? इन लेट 1960s, यानी 65 टू 70 के बीच में ये आई थी, 67 68 के बीच में ये आई थी। सो ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में भी सुना होगा। बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए थी, मिल्क प्रोडक्शन के लिए थी, और ये कब आई थी? 1970 में। नेक्स्ट हमारे पास है डैश डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिफाइन करने के लिए आप इसमें से कौन सी चीज चूज कर सकते हो? ऑब्वियसली सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, यानी हमारी इंडस्ट्री को रिमूव कर रहे थे, कम कर रहे थे, डाउनग्रेड कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना सामान इंडिया में बेच सकें और हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकें। 20th क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। सो 20th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं GLF, जो कि चाइना में फेमस था, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कहां पर है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि ऑप्शन सी।
ये कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1958 में। और इसका मेन मकसद क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है, चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ बोथ डैश एंड डैश। ऑब्वियसली इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों से आगे है, मैक्सिमम हर एक चीज में आगे है, लेकिन यहां पर इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट में पूछा है तो उसमें भी आगे ही है। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है 21, नाबार्ड इज डैश सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, कोऑपरेटिव या रीजनल? ऑब्वियसली इट इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। सो नाबार्ड जो है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट माना जाता है। बेसिकली ये रूरल एरिया के लिए डेवलप किया गया था 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट टू मेक अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रूरल क्रेडिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, फ्रॉम दिस सेट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर चूज करना है, यानी इसके सामने वाला अगर सही है, इसके सामने वाला अगर सही है तो उसको सिलेक्ट करो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया क्या 1991 में आई थी? ऑब्वियसली पहला ही आंसर आपका सही है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कहते हैं, ये 1991 में ही लेकर आई गई थी। नेक्स्ट 23rd, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑब्वियसली यस। स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन और नॉलेज के ऊपर पैसा लगाना कैपिटल को बढ़ावा देता है, इसको हम ह्यूमन कैपिटल स्टॉक कह सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट पेयर। ऑब्वियसली ये भी ट्रू है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को मोटिवेट करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, commune system was started in the rural area of China under which people collectively cultivate land। सबसे पहले कम्यून सिस्टम है क्या, किसी को पता है? कम्यून सिस्टम बेसिकली 1958 में लेकर आया गया था ताकि रूरल एरिया में जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको एक साथ मिलाकर फार्मिंग की जा सके, सभी की हेल्प हो। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना इंडिया में, एक दूसरे की मदद करने के लिए, वैसे ही चाइना में कम्यून सिस्टम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप, एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो ये ट्रू है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, द कम्यून सिस्टम रिजल्टेड इन मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इन चाइना। ये भी ट्रू है, क्योंकि सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे तो ये हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई। सो ऑप्शन सी, both these statements are true. Next, 25th question, an establishment with 4 hired workers is known as dash sector establishment। आपको पता होना चाहिए किसी भी सेक्टर में अगर 10 से कम वर्कर काम कर रहे हैं तो वो एक इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। तो यहां पर तो 4 वर्कर्स कह रहे हैं, तो 4 वर्कर्स यानी इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Which of the following is not a benefit of organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनपुट्स सस्ते मिल जाते हैं क्योंकि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा नहीं होता। ऑप्शन बी, अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, आपकी इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपकी रिटर्न्स ज्यादा होती हैं क्योंकि सामान ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा महंगा बिकता है। ग्रेट इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हम इंपोर्ट नहीं करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट, हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग में न्यूट्रिशनल वैल्यूज थोड़ी ज्यादा होती है। 26th क्वेश्चन, वी नीड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है, हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होने चाहिए, तभी तो और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आएंगे। इट मीन्स दैट वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये ट्रू है, अगर हमें ह्यूमन कैपिटल को और बढ़ावा देना है तो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशंस एंड इंफॉर्मेशन आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एज दिस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये भी ट्रू है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देंगे, हेल्थ के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा स्पेंड करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलेगा। ट्रू। So both the statements are true.
क्या इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है? ऑब्वियसली यस, रिलेशन तो है। ऐसे ये लास्ट क्वेश्चन एक तरह से थोड़ा सा ट्विस्टेड है, पहले इसको पढ़ते हैं। चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, नो डाउट ट्रू। पाकिस्तान इज अहेड ऑफ चाइना इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये अगर हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से 1991 रिफॉर्म्स तक देखें तो ये ट्रू है। आफ्टरवर्ड्स ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया इज अहेड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमें ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक के अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो ये ट्रू है, पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया। क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं, रिलेशन कोई भी नहीं है। सो बोथ assertion and reason are true, but there is no correct explanation. So ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के बारे में बताया। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।